जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। दोस्तों, हमने आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी हम आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक से नोट्स बनाकर खुद पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हमने आपको बताया था कि हमारे पॉलिटी कवर करने के लिए हमारे जो वीडियोज़ हैं आप उनको देखिए। उसके बाद एम लक्ष्मीकांत की अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारे वीडियोस देखने के बाद एक दो बार वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको लगे तो उसके नोट्स बना लीजिए। नहीं बनाने आपको नोट्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर जोड़ सकते हैं, जहां पर आपको निःशुल्क नोट्स उपलब्ध किए जाएंगे। और इस समय वहां पर कुछ क्विज टाइप क्वेश्चन भी हमने डाल दिए हैं, तो आप उन्हें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स ही हैं अभी, और कोई व्यवस्था नहीं है इसके अलावा। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे अब भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको जो है पूरी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। आप हमारी क्लास देखिए एक दो बार। उसके बाद अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए, या फिर नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे, मात्र एक ही बुक रखिए अपने पास, एम लक्ष्मीकांत बेहतर बुक है। आप जब उससे पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपको समझ में आया या नहीं, आप अपने घटना चक्र जरूर रखिएगा, इन घटना चक्र रखिएगा इतिहास की। तो उससे आप जो टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा दिया है, तो आपको क्या करना है, पूरे हमारे लेक्चर देखे, बुक में से पढ़ा, अपने नोट्स बना लिए। उसके बाद आपने घटना चक्र से उस टॉपिक को एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके कर लिए। फिर आप समय समय पर, आपको ज़रूरी है कि रिवीजन आप करते जाएं इन सब का। हर हफ्ते 10 या 15 दिन में रिवीजन जरूर करते जाएं, नहीं तो भूल जाएगा पीछे का। तो आपको, जब आप हमारे लेक्चर देख लेंगे, भारत की राज्य व्यवस्था की बुक लक्ष्मीकांत वाली देख लेंगे, इसके अलावा घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे, तो यकीन मानिए आपको पॉलिटी की जो है एक बेहतर आपकी समझ डेवलप हो जाएगी। फिर आपको आराम से प्री, अगर आपका नहीं निकल रहा होगा तो आराम से प्री निकल जाएगा। मेंस के लिए भी आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। और मतलब आपको बेसिक फंडामेंटल पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी यहाँ से। फिर इसके बाद आप अपनी टेस्ट सीरीज तो मेंस के लिए आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि वो उसमें डिस्क्रिप्टिव रहता है, तो आप लिखने के लिए उसमें अभ्यास करिएगा। बाकी वनडे एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह पढ़ा देंगे। जैसे आर ओ है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो उसमें भी आपके लिए ये बेहतर है। यूपी ट्रिपल एस सी के कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम को कवर करेगा ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एस सी वगैरह एग्जाम के लिए तो ये वीडियो ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी आप अच्छी तैयारी आपकी हो जाए, इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक और घटना चक्र से रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि आपको रिवीजन होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कैसा पैटर्न आ रहा है। तो दोस्तों, हम आपको संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट की लिंक हम डाल देंगे। अगर आपने अभी तक ना पढ़ा हो तो जाकर जरूर पढ़िएगा। अब हम शुरू करते हैं आज संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इसलिए लेट हो गई क्लास, क्योंकि अकेले ही मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कहीं गलत ना हो जाए, तो सर्च भी करने पड़ते हैं, प्रूफ रीडिंग भी खुद ही करनी पड़ती है। तो कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोग उम्मीद है पढ़ते टाइम सुधार लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से तो अब अभी इसमें कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की है। तो आप लोगों को मैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण पढ़ाने जा रहा हूँ आज। तो आप सभी लोग को क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो को लाइक करना है। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएं इसमें, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ काम का ज़रूर हर जगह मिलता जाएगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहता है कि हमें जो है भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग कब की जाती है, मई 1934 में की जाती है। ठीक है, मई 1934 में कहाँ पर की जाती है, रांची में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, स्वराज पार्टी के द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग मई 1934 में किसके द्वारा की जाती है, स्वराज पार्टी द्वारा रांची में रखी जाती है।
ये जो स्वराज पार्टी थी, ये स्वराज पार्टी किसने स्थापित की थी? अब हम स्वराज पार्टी के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी बनता है। तो स्वराज पार्टी जो थी, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 में, और इसकी स्थापना करते हैं चित्तरंजन दास, और कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू इसकी स्थापना करते हैं। तो याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की ओर से सबसे पहले मांग रखी गई थी। उसके बाद हम जानते हैं कि संविधान के गठन का जो विचार आया था, कि जो संविधान सभा है उसके गठन के बारे में सबसे पहले विचार दिया था किसने? एम.एन. रॉय ने, जिनका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। 1934 में इन्होंने विचार दिया था सबसे पहले कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए संविधान निर्माण के लिए। और भारत में ये वामपंथी आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है एम.एन. रॉय को। जब एम.एन. रॉय अपना विचार दे देते हैं कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। क्योंकि आप जानते हैं उस समय कांग्रेस ही एक तरीके से आधिकारिक तौर पर मांग करती रही है। उस समय कांग्रेस एक बड़ी संस्था के रूप में थी। तो कांग्रेस क्या करती है, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। फिर क्या करते हैं, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आकर घोषणा करते हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा से ही भारतीय संविधान का निर्माण होगा। किस पे? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा से ही हम भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। ये 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, गठन आता है संविधान सभा के गठन का विचार मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. रॉय को। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग करती है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये घोषणा करते हैं या कहते हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा से हम संविधान का निर्माण करेंगे। उसके बाद क्या रहता है, नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है 1940 में, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया। और नेहरू की संविधान सभा के गठन की मांग, जो कहा गया था कि वयस्क मताधिकार पर चुनी जाएगी, इसको स्वीकार कर लिया जाता है। फिर क्या आता है, 1942 में एक क्रिप्स प्रस्ताव आता है, जिसमें क्रिप्स प्रस्ताव में ये कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए हम संविधान सभा के गठन का कार्य शुरू कर देंगे। लेकिन उसमें जो है उस समय क्या रहता है, मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव को मना कर देती, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, भारत और पाकिस्तान, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। तो जो है क्रिप्स प्रस्ताव को कौन अस्वीकार कर देता है? मुस्लिम लीग अस्वीकार कर देती है क्रिप्स प्रस्ताव को, और भी लोग अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग इस वजह से करती है क्योंकि वो भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटना चाहती थी, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं थी। अब ये जो क्रिप्स प्रस्ताव आता है 1947 में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे, जो ब्रिटेन में एक कैबिनेट मंत्री थे और प्रारूप के प्रस्ताव के साथ आए थे। लेकिन मुस्लिम लीग पहले अस्वीकार करती है सबसे पहले, और मतलब मुस्लिम लीग अस्वीकार कर देती है। क्यों? क्योंकि उसे 2 राष्ट्र चाहिए थे, और भी लोग इसको अस्वीकार कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार क्या करती है, फिर कैबिनेट मिशन को भेजती है। कब? मार्च 1946 में। तो कैबिनेट मिशन क्या करता है, 2 संविधान सभाओं की जो मांग थी उसे पूरी तरह से खारिज कर देता है कि हम किसी भी कीमत पर 2 संविधान सभाएं नहीं बनाएंगे। लेकिन वो एक ऐसा प्रारूप पेश करता है, प्रोफार्मा पेश करता है, जिससे मुस्लिम लीग लगभग संतुष्ट हो जाती है। जैसे वो कहेंगे थोड़ी सा तुम बढ़ जाओ आगे, थोड़ी सा हम बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या रहता है कि जो है मुस्लिम लीग उसकी योजना निर्माण जो है संविधान सभा की निर्माण की योजना से मुस्लिम लीग लगभग संतुष्ट हो जाती है। जब सब संतुष्ट हो जाते हैं तब संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का तब गठन होता है। तो कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो हम बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो जब और हाँ, ये भी पूछा जाएगा
कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो नवंबर 1946 में हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अब हम देख लेते हैं कि जो संविधान सभा का गठन है उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। उसमें सबसे पहले जो कुल सदस्य संख्या थी कितनी थी, 389, जिसमें क्या था 296 जो थे ब्रिटिश भारत से आने थे प्रतिनिधि और 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से आने थे। ठीक है, सबसे पहले याद रख लेते हैं कि 389 जो थी कुल सदस्य संख्या थी, 296 ब्रिटिश भारत से आने थे और 73 आने थे कहाँ से, 93 आने थे कहाँ से, देशी रियासतों से। अब क्या होता है कि जो है 296 जो थे ब्रिटिश वाले ब्रिटिश भारत से, उसमें क्या था 292 सदस्य जो थे 11 गवर्नरों के प्रांत से आने थे। किससे आने थे, 11 गवर्नरों के प्रांत से 292 जो सदस्य आने थे 11 गवर्नरों के प्रांतों से आने थे। इसके अलावा प्लस जो 4 बाकी बचे रह गए उनमें से 4 का चयन मुक्त आयुक्तों के प्रांतों से होना था और प्रत्येक में एक एक को चुना जाना था। तो याद रखिएगा कुल सदस्य संख्या 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के, 93 जो थे देशी रियासतों के थे। तो और जो 296 ब्रिटिश भारत के थे उसमें से 11 प्रांतों से 292 सदस्य आने थे, 11 गवर्नरों के प्रांतों से 292 सदस्य आने थे और जो 4 सदस्य थे वो आने थे मुख्य आयुक्तों के प्रांत से। जो इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसी थी उनसे आने थे, मुख्य आयुक्तों के प्रांत से आने थे क्या, 4 प्रतिनिधि। इसके बाद क्या होता है कि जो संविधान सभा है उसमें सीटों का आवंटन किया जाना था। तो जो सीटों का आवंटन किया गया जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई। कैसे कि जो है प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को रखा गया, मतलब प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। तो जितने मान लीजिए 10 लाख लोग हैं तो एक सीट, 20 लाख हैं तो 2 सीट वहाँ पे आवंटित की जानी थी, ऐसा करना था। तो प्रत्येक 10 लाख लोगों की सीट पर एक सीट आवंटित की जानी थी, ये हो गया। अब हम इसके आगे चलते हैं कि संविधान सभा के लिए जब चुनाव होते हैं और लेकिन चुनाव होने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने लायक है कि ब्रिटिश प्रांत को जो आवंटित सीटें थी कितनी, 296 जो थी ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित सीटें, उनका निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच किया गया। कौन कौन से 3 समुदाय बांटे गए, एक बांटा गया सबसे पहले मुस्लिम, फिर सिख और फिर सामान्य। मुस्लिम और सिख को छोड़कर ये फिर सामान्य बांटा गया। तो जो था सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच अपनी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। तो मुस्लिम, सिख और जो सामान्य हिंदू मुस्लिम को छोड़कर वो जो है उनमें से आवंटित किया जाना था। कुल मिलाकर उनमें से इतना इतना अनुपात दे दिया गया, जो है मुस्लिम को इतना और सिख को इतनी और सामान्य को इतनी। तो 3 समुदायों के बीच कुल मिला के जो ब्रिटिश भारत की सीटें हैं उन्हें बांट दिया गया। उसके बाद क्या होता है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो चयन होना था वो उसके रियासतों के प्रमुख के द्वारा होना था। जो देशी रियासतें थीं उसके प्रमुखों का चयन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन उनके प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। अब हम चलते हैं कि जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए कब होते हैं। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वो जुलाई अगस्त में होते हैं 1946 में। तो कब होते हैं, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। अब ये क्या आता है कि जो ब्रिटिश भारत के लिए चुनाव में क्या परिणाम निकल कर आता है। ब्रिटिश भारत के लिए हमने बताई थी कि 296 सीटें आवंटित थी। इसमें क्या रहता है कि 208 मिल जाती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 मिलती हैं मुस्लिम लीग को और 15 जो है छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्य जो हैं उनको प्राप्त होती हैं। तो याद रखिएगा जब चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 में, तो क्या रहता है, जुलाई अगस्त 1946 में जो रहता है तो 296 सीटों में 208 सीटें क्या रहती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की रहती हैं, मुस्लिम लीग की 73 सीटें रहती हैं और छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों की 15 सीटें रहती हैं। रहने का क्या मतलब है, यहाँ पर इन लोग को इतनी सीटें प्राप्त होती हैं चुनाव के बाद, मतलब इतनी सीटों में जीत जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी रहती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 208, फिर मुस्लिम लीग 73, फिर छोटे समूह और स्वतंत्र दल। ये जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव के बाद का नतीजा है 296 सीटों का।
और क्या रहता है कि देसी रियासतों को प्राप्त 93 सीटें ही नहीं भर पाई, क्योंकि वो जो है संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर रहे थे। तो जो 93 सीटें थी वही नहीं भर पाई देसी रियासतों की। तो याद रखिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जानने लायक है कि आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो 296 सीट थी, जब चुनाव हो जाता है उसके बाद मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, तो आप बताएंगे 73 सीटें हमें मुस्लिम लीग को दी, मतलब मिली। 208 मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस को। छोटे स्वतंत्र दल का भी छोटे और स्वतंत्र दलों का भी जानना हो तो जान लीजिए 15 सीटें उन्हें प्राप्त हुई। इस समय दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानने लायक है कि महात्मा गांधी को छोड़कर भारत की उस समय की लगभग सभी बड़ी हस्तियां संविधान सभा का हिस्सा रहती हैं। महात्मा गांधी अपने सुधार आंदोलनों में ही मग्न थे। वो काफ़ी सुधार आंदोलन चला रहे थे, उसमें अपना मग्न थे। इसलिए महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय की लगभग सभी बड़ी हस्तियों ने संविधान सभा में शामिल थी। जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, बाबू जगजीवन राम, सब उस समय शामिल थे संविधान सभा में, केवल महात्मा गांधी को छोड़कर। अब हम चलते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली में। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि जो संविधान सभा है उसमें क्या हुआ था। संविधान सभा की आप सभी जानते होंगे पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली बैठक में क्या रहता है, जो 9 दिसंबर 1946 को होती है, इसमें मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है बैठक का। क्यों बहिष्कार कर देती है? क्योंकि वो अभी भी पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। तो जब बहिष्कार कर देती है मुस्लिम लीग बैठक में शामिल होने के लिए 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें जो टोटल मात्र सदस्य शामिल होते हैं पहली बैठक में, कितने शामिल होते हैं? 211 सदस्य। और इस समय क्या रहता है कि जो वरिष्ठतम सदस्य रहते हैं, इस समय जो संविधान सभा थी उस समय उपस्थित वरिष्ठतम सदस्यों में से जो सबसे वरिष्ठ रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है अस्थायी रूप से। और ये जो वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष घोषित करने की ये जो पॉलिसी है, यह प्रक्रिया है, ये कहाँ पर है? ये फ्रांस में होती है। तो याद रखिएगा, फ्रांस की तर्ज पर घोषित किया गया था वरिष्ठतम सदस्य को सभा का सदस्य, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। तो यहाँ से आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे कौन कौन से। सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में सत्य कथन है, तो लिख दिया जाएगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 211 सदस्य शामिल हुए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने, और लिखा जाएगा कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से, इस प्रकार से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। और आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो कितने सदस्य शामिल थे? तो 211 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। इस तरीके से आपके वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने आपके लिए उसी तरीके से ये जो नोट्स हैं बना कर रखे हैं। आप नोट्स ज़रूर चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, या इस तरीके से खुद भी अपने नोट्स बना सकते हैं। ये वीडियो देखिएगा। आपके पास एम लक्ष्मीकांत बुक ना हो तो लेके पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आप घटना चक्र के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब जब पहली बैठक हो गई, तो जो दूसरी बैठक है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दूसरी बैठक के बारे में जब हम बात करेंगे, तो दूसरी बैठक कब होती है? संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है, तो उसमें क्या रहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। अभी तक आप जानते हैं संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कह सकते हैं या अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं, क्योंकि पहले अध्यक्ष के रूप में बने तो थे ही, भले ही वो अस्थायी रूप से थे। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहले
स्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आप राजेंद्र प्रसाद बताएंगे, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा बताएंगे। तो याद रखिएगा जो सेकेंड बैठक थी इसमें क्या रहते हैं, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है बनता है कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं इसी दिन। कौन कौन से बनाए जाते हैं 2 उपाध्यक्ष, एक थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी। तो इस प्रकार संविधान सभा में 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष बनते हैं। तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनते हैं और 2 उपाध्यक्ष बनते हैं। कौन कौन, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये भी याद रखिएगा पूरे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके अलावा आप जब इन फैक्टों को जोड़ देंगे तो आपके ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद जो है उद्देश्य प्रस्ताव पर आते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या रहता है। 13 दिसंबर को क्या रहता है, पंडित नेहरू जी सभा में जो संविधान सभा थी उसमें ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये इसलिए पेश किया गया था कि हम जो अपने भारत को किस प्रकार देखना चाहते हैं, जो हमारा भविष्य का भारत होगा, हम किस प्रकार से भविष्य के भारत को देखना चाहते हैं, संविधान में हम जो संविधान ला रहे हैं उसमें क्या क्या उद्देश्य होंगे, हमारे सपनों का भारत किस प्रकार होगा और किस प्रकार लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, मतलब किस प्रकार से उन्हें उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पास कब हो जाता है, ये पास होता है 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया जाता है संविधान सभा द्वारा। तो याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ से, इसी उद्देश्य प्रस्ताव से क्या रहती है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये निकल कर आती है इसी उद्देश्य प्रस्ताव से, इसे भी याद रखिएगा। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया जाता है। फिर क्या है, इसी का परिवर्तित रूप आगे चलकर प्रस्तावना बनती है। तो इसमें जो कुछ चीज़ें याद रखने लायक हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव में पेश किया था उसमें क्या क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, 2-4 पॉइंट देख लेते हैं कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने के लिए हम ये संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं, संविधान का निर्माण कर रहे हैं। जो क्षेत्र इनमें शामिल होना चाहेंगे वो सभी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में भी कहा था। और इन्होंने शक्तियों के बंटवारे के बारे में भी कहा था कि राज्य के लिए कौन सी शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे, केंद्र में कौन सी शक्तियों के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में भी कहा था। इन्होंने थोड़ी सी मतलब भूमिका टाइप दी थी। इसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी, जितनी भी शक्तियाँ प्राधिकार सब कुछ होंगे सरकार के, स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र संप्रभु भारत के, उसमें सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता, ये सब आपको देखने को मिलते होंगे प्रस्तावना में। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको सब देखने को मिलेगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों तथा जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। इस प्राचीन भूमि का विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था संविधान सभा में। पास कब हो जाती है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हो जाता है सर्वसम्मति से, 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है। फिर क्या रहता है, जब पास हो जाता है तो इसी को परिवर्तित करके रूप प्रस्तावना बनती है। अब हम आते हैं माउंटबेटन योजना पे। तो आप जानते हैं कि हमने बताया था कि माउंटबेटन योजना जब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन इसकी घोषणा करते हैं तो इसमें 2 देश बनने की घोषणा रहती है, भारत और पाकिस्तान। तो जो भारत और पाकिस्तान बनने की घोषणा रहती है उससे फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जाकर इस योजना को, माउंटबेटन योजना को क्या करते हैं, ब्रिटिश संसद में पेश करते हैं। कब पेश करते हैं, 4 जुलाई
1947 को पेश करते हैं। 4 जुलाई 1947 को जब पेश करते हैं, फिर क्या है, लंदन में जो ब्रिटिश संसद रहती है वो पास कर देती है कब, 18 जुलाई 1947 को। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना परिवर्तित होकर क्या बन जाती है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बन जाती है। तो जब 1947 बन जाती है ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो संविधान इसमें क्या रहता है इस समय, अब जब इसमें घोषणा हो जाती है कि जो माउंटबेटन योजना के तहत कि पाकिस्तान अब अलग राज्य बनेगा, तो भारत और जो है वो अलग राज्य बनेगा, मतलब देश बनेगा। तो इसमें जो है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संविधान सभा में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। क्या क्या हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, 3 जो इम्पोर्टेंट परिवर्तन है हमें देखने को मिलते हैं। तो उन परिवर्तनों के बारे में हमने लिखा है। सबसे पहले ये सब इम्पोर्टेंट हैं, एक एक परिवर्तन इसमें इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा और जानिएगा। संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। मतलब संविधान सभा को पूरी तरह इस जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसने परिवर्तन क्या किया, जो पहला परिवर्तन किया कि संविधान सभा जो थी उसे पूरी तरह संप्रभु निकाय बना दिया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इसका क्या अर्थ हुआ कि इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने और बदलने का अधिकार दे दिया। मतलब जो भी कानून चल रहे थे उनमें से किसी में भी बदलाव कर सकती थी या किसी को भी समाप्त कर सकती थी। कौन, संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई। संप्रभु का मतलब आप जानते हैं कि अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को पूरी तरह खुद निपटा ले। तो संविधान सभा को इतनी पावर दी गई कि वो खुद अपने सारे मामले निपटा सके। इसके अलावा जो दूसरा परिवर्तन हुआ, जो संविधान सभा थी उसे एक विधायिका भी बनाया गया। मतलब उसको 2 काम सौंपे गए थे, 2 अलग अलग काम सौंपे गए थे। कौन कौन से अलग अलग काम सौंपे गए थे, एक था भारतीय, आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण करना। इसके अलावा देश के लिए आम कानून के रूप में देश के लिए आम कानून लागू करना। आप जानते हैं जो संविधान बनाना था वो बन ही रहा था, लेकिन देश के लिए आम कानून भी जरूरी था। तो आम कानून लागू करने का काम भी संविधान सभा को दिया गया। इसमें क्या रहता है कि अलग अलग दिन दोनों के लिए बैठक की जाती संविधान सभा में। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा जब बैठती थी तो वो क्या रहती थी, वो संविधान सभा के रूप में बैठती थी, और जब देश के लिए आम कानून लागू करने के लिए बैठती थी तो वो विधायिका के रूप में बैठती थी। तो याद रखिएगा, तो जो स्वतंत्र भारत के लिए है पहली संसद के रूप में संविधान सभा यहाँ पर उभर के आती है। ठीक है, तो जब भी सभा की बैठक स्वतंत्र भारत की संविधान बनाने के लिए होती थी, तो स्वतंत्र भारत की जब संविधान बनाने के लिए बैठक होती थी तो उस समय अध्यक्ष कौन रहते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय अध्यक्ष रहते थे। लेकिन जब बतौर विधायिका बैठती थी संविधान सभा आम कानून बनाने के लिए या लागू कराने के लिए, तो उस समय जो बैठक में अध्यक्ष रहते थे जीवी मावलंकर रहते थे। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। जब संविधान सभा की बैठक ये कहा जाए, जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, मतलब संविधान निर्माण के लिए जब भी बैठक होती थी तो अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब विधायिका के रूप में बैठक होती थी, मतलब देश के लिए आम कानून लागू कराने के लिए जो कानून बनते थे उसके जब बैठक होती थी विधायिका के रूप में, तो जीवी मावलंकर जो हैं उसका प्रतिनिधित्व करते थे, यानी उसकी अध्यक्षता करते थे। और संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में काम करती रही। अब हम आगे चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंट, इसमें क्या रहता है, मुस्लिम लीग से जो जुड़े सदस्य थे पाकिस्तान क्षेत्रों से जुड़े हुए, वो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। क्यों अलग हो गए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान 2 राज्यों को विभाजन के रूप में पाकिस्तान नाम से 2 देश विभाजित करके बनाया गया था भारत को। तो जो पाकिस्तान के क्षेत्र वाले थे, भारत जो संविधान सभा से जुड़े हुए थे, अब ये भारतीय संविधान सभा बन गई थी, भारत की बन गई थी ना, तो जो मुस्लिम क्षेत्र के लोग थे वो अलग हो गए। तो क्या हुआ, मुस्लिम क्षेत्र के कौन कौन से लोग अलग हो गए, कौन कौन से जो मुस्लिम क्षेत्र के लोग थे, सबसे पहले जो था एक असम का सिलहट जिला जो अलग होता है। उसके अलावा बलूचिस्तान के बाद सिंध प्रांत,
पश्चिमी सीमा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पूर्वी बंगाल जो आजकल बांग्लादेश के नाम से है, और पश्चिमी पंजाब, ये जो इन सब के इन क्षेत्रों से जितने सदस्य थे वो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए जो सदस्य थे इन क्षेत्रों से, वो अलग हो गए। और भारतीय संविधान सभा से जब अलग हो जाते हैं तो हमने आपको बताया था, कितनी संख्या बताई थी आपको, 389 बताई थी संविधान सभा की कुल संख्या, जो घटकर कितनी हो जाती है, 299 हो जाती है। और हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश प्रांतों में कितने थे, 296 रहती है, 292 प्लस 2 करके रहती है, सॉरी 292 प्लस 4 करके रहती है संख्या, 4 कमिश्नरेट से रहते हैं और 292 11 गवर्नरों के प्रांत से। तो इससे क्या रहता है, इसमें जो रहता है कि जब 296 थे तो ये भी जाहिर सी बात है घटना था, जब कुल सदस्य संख्या घटी तो ये भी घट गई। ये 296 से घटकर कितनी आ गई, 296 से घटकर आ जाती है 229। तो देसी रियासतें भी घटी, देसी रियासतों की 93 थी, तो ये घटकर पहुंची 70। तो याद रखिएगा टोटल 299 बची 389 में से। भारतीय प्रांतों की 296 से घटकर 229 बनी, देसी रियासतों की 93 से घटकर 70 बनी। तो इस प्रकार से 299 है सदस्य संख्या रह जाती है, इसे भी याद रखिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट काम किए संविधान सभा के रूप में, संविधान के निर्माण के अलावा और आम कानूनों के अलावा जो इम्पोर्टेंट जो काम किए हैं संविधान सभा ने, वो कौन कौन से काम थे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले देख लेते हैं, मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करते हैं। राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है उसको ग्रहण करती है भारत देश, उस सदस्यता को ग्रहण करता है, चाहे तो कभी भी भारत इस सदस्यता को त्याग सकता है। इसके बाद क्या रहता है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया नाम है जिन्होंने राष्ट्र ध्वज का पहली बार डिजाइन बनाया था। तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। इसके बाद क्या रहता है, 24 जनवरी 1950 को 3 काम होते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट काम होते हैं 24 जनवरी 1950 को। एक रहता है राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो जो है ये 3 काम होते हैं 24 जनवरी 1950 को। ये सब याद रखिएगा क्योंकि सब एक एक प्रश्न के तौर पर बन के आते हैं कि भारतीय जो जनगण मन है उसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया, या राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति कब चुना गया। तो इन तीनों का आंसर है 24 जनवरी 1950। इसी प्रकार जब हमने आपको बताया था 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। तो आप सब लोग एक एक पॉइंट को याद रखिएगा और जानिएगा। जैसे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब लागू हो जाता है तो भारतीय संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी रह जाती है। तो आपको जैसे पहले थी 389, तो कई लोग जल्दी जल्दी में 389 कर देते हैं, लेकिन कितनी रह जाती है, 299 रह जाती है। या अलग तरीके से पूछ लें कि देसी रियासतों की संख्या कितनी रह जाती है, तो हम बताएंगे 93 से घटकर 70 रह जाती है। भारतीय प्रांतों की संख्या कितनी रह जाती है, 296 से घटकर 229 रह जाती है। इस तरीके से एक एक पॉइंट जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप चाहें तो हमारे इस नोट्स को इस्तेमाल में ला सकते हैं या फिर खुद के नोट्स बनाइए, सबसे बेहतर रहता है आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। आपको क्या करना है, ये वीडियो देखना है, उसके बाद अपनी पॉलिटी की आप अपने एम लक्ष्मीकांत को बुक को पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगी हमारे लेक्चर देखने के बाद। उसके बाद आप नोट्स बना लीजिए घटना चक्र से, फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर आपको कुछ नहीं करना, ना आपको लक्ष्मीकांत उठानी है, ना आपको कुछ करना है। आप अपने नोट्स उठाइए और प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, प्रैक्टिस सेट जो हैं उन्हें सॉल्व करते रहिए। आपको फिर कभी भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। फिर भी आपको कभी लगे कि आप पढ़ना चाहें तो बुक आप पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा आपको जो है संविधान सभा की 11वीं जो संविधान सभा की जो 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई थी उसमें राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जो है उन्हें स्वीकार किया गया। लेकिन एक बात और यहाँ पे याद रखने लायक है
कि जो 24 जनवरी को बैठक होती है ये संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा की कुल कितनी बैठक होती हैं? 11 बैठक ही होती हैं। कई बार ये प्रश्न बनता है कि संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा की कितनी बैठक होती हैं? तो जो संविधान सभा की बैठक होती है कुल 11 बैठक होती हैं। ये जो अंतिम बैठक होती है इसे कुछ लोग 12वीं बैठक के रूप में भी कहते हैं, लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो ये जो रहती है ये संविधान बन के तैयार हो चुका था। ये केवल बताना था कि हाँ, ये मान लीजिए कि अब हम क्या करते हैं कि राष्ट्रगान को अपना लेते हैं, राष्ट्रगीत को अपना लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद को भी बना लेते हैं। तो संविधान सभा के जो संविधान का निर्माण का कार्य था वो 11 बैठकों में पूर्ण हो चुका था। तो याद रखिएगा, संविधान निर्माण का कार्य जो पूरा होता है 26 नवंबर 1949 को ही पूरा हो जाता है। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है। ये संविधान से संबंधित ही मनाया जाता है। अब आप लोग सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो क्या रहता है, जो अंतिम बैठक रहती है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को। किसके लिए हुई थी? राष्ट्रीय गान को अपनाया था, राष्ट्रगीत को अपनाया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कुछ और पॉइंट रह गए हैं जिन्हें और देख लीजिए, फिर ये लेक्चर पूरा हो जाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे संविधान सभा की समितियाँ, कौन कौन सी समितियाँ थीं, प्रारूप समिति के बारे में, संविधान सभा में कितने वाचन हुए शॉर्ट में पढ़ाएंगे, संविधान का प्रवर्तन क्या क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 से कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो गए, 26 जनवरी 1950 से बाकी संविधान लागू होता है, आप जानते हैं, इसलिए उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर आपको बताएंगे कि संविधान सभा की आलोचना किसने की, विशेषज्ञ समिति के बारे में, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। और फिर कुछ इम्पोर्टेंट भी रहेगा कि मूल प्रस्तावना किसने लिखा, किसने डिजाइन किया, इटैलिक शैली में कैसे लिखा गया, और संविधान सभा का सचिव कौन था। जो छूटे हुए पॉइंट रहेंगे और इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो दोस्तों जो है, अब लास्ट टॉपिक तो कंप्लीट कर लें। तो जो है संविधान जो है उसका निर्माण कितने दिन में पूरा होता है? 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण पूरा होता है। और संविधान के निर्माण के लिए कुल 11 बैठकें होती हैं। 12वीं और अंतिम बैठक जो होती है उसे इसमें नहीं जोड़ा जाता। और जो है इस संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। दोस्तों जब हम भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ाएंगे तो आप जानेंगे कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, जैसे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। इस तरीके से हम आपको पूरा एक एक बताएंगे संविधान के स्रोत जो हैं, भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से, कि आपात उपबंध कहाँ से लिए गए, जर्मनी से, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। तो इस तरीके से हम आपको पूरा बताएंगे। तो 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने। और जो है ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो प्रारूप पर बहस हुई वो संविधान जो बनने के जो संविधान के प्रारूप पर बहस होती है वो कितने दिनों तक इसमें विचार हुआ। तो 144 दिन तक इस पर जो संविधान सभा का प्रारूप है उस पर 114 दिनों तक विचार होता है। और इसमें जो संविधान बनाने में कुल खर्च आता है वो 64 लाख रुपए का खर्च आता है। याद रखिएगा 64 लाख रुपए का खर्च आता है। अब ये रहता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ये हम आपको अभी बता चुके हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद जो कब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। इसी दिन प्रतिवर्ष हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो क्या रहता है, जो संविधान सभा रहती है वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 में जो आम चुनाव हुए थे उसके बाद बनने वाली आम चुनावों के बाद बनने वाली संसद के निर्माण होने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है। मतलब जब 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हो गया, भारत में गणतंत्र लागू हो जाता है और संविधान लागू हुआ था, तब से लेकर 1951-52 के जो आम चुनाव आते हैं उस तक क्या रहता है, ये जो रहती है ये जो संविधान सभा रहती है ये क्या रहती है, ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है।
एक यहाँ पे बात याद रखने लायक है कि 17 अप्रैल 1952 तक ही ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है। मई 1952 में हमें नई संसद प्राप्त हो जाती है। क्या होती है? मई 1952 में हमें नई संसद जो है प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आप ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार और देखिए, फिर जब आप लक्ष्मीकांत बुक उठाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से बुक समझ में आएगी। उसके बाद अगर आपको ये नोट्स चाहिए हों तो आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।